हेलो डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे। इससे पहले वीडियो में हमने शब्द भंडार के बारे में पढ़ा था और इस वीडियो में आज हम वर्ण विचार के बारे में जानेंगे। वर्ण विचार में हम ये जानेंगे कि वर्ण क्या होता है, वर्णमाला किसे कहते हैं, स्वर और व्यंजन के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं हो सकते। तो बच्चों, हिंदी व्याकरण में ध्वनि का अर्थ वर्ण होता है। ध्वनिया का मतलब है जो आवाज़ें हमारे मुख से निकलती हैं। जब भी हम किसी बात को कहते हैं तो हमारे मुख से कई प्रकार की ध्वनियाँ निकलती हैं, उसे ही हम वर्ण कहते हैं। जैसे इसके और उदाहरण क्या हो सकते हैं, जैसे चिड़िया के बोलने की ध्वनियाँ, कुत्ते के बोलने की आवाज़, उसे भी हम ध्वनि बोलेंगे। गाड़ियों से निकलने वाली आवाज़, गाड़ियों से निकलने वाली ध्वनियाँ, तो ये सभी ध्वनियाँ के उदाहरण थे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हिंदी व्याकरण में ध्वनि का अर्थ है वर्ण और इसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं। तो बच्चों, वर्ण के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। जैसा कि हमें पता है कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई को कहते हैं। तो आइए अब हम वर्णमाला के बारे में पढ़ते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, यानी कि जब बहुत सारे वर्णों को हम मिला देते हैं एक साथ तो उनके समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। माला मतलब कि जो एक साथ होता है, समूह होता है। वर्णमाला, वर्ण की माला। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। वर्णमाला के बारे में आपको अभी आगे और पता चलेगा। बच्चों, अब वर्णमाला के बारे में पढ़ते हैं। वर्णमाला क्या होती है? जब हम स्वर और व्यंजन को मिला देते हैं तो उन्हें मिलाकर वर्णों की माला बनती है। माला वर्णों की, यानी कि बहुत सारे वर्णों की माला, उनका समूह, तो उसे हम वर्णमाला बोलते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वर में 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। यदि हम अड़ा और जोड़ दें व्यंजन में तो वह 34 बन जाएंगे। स्वर अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। व्यंजन क, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, झ, इय, ट, ठ, ड, ढ, ड़, अड़, त, थ, द, ध, न, प, ह, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह। अब हम जानेंगे कि स्वर किसे कहते हैं। जो वर्ण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें हम स्वर कहते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है, ये तो हमें पता चल गया और हमने इससे पहली वाली स्लाइड में इसके बारे में पढ़ लिया। तो अब हम स्वर के भेदों के बारे में जानेंगे। स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है वे ह्रस्व स्वर होते हैं। जैसे अ, इ, उ, री, ये सभी ह्रस्व स्वर की श्रेणी में आते हैं। जैसा कि आपने देखा कि यदि हम अ बोलते हैं, इ बोलते हैं, उ बोलते हैं, री बोलते हैं, उल्लू, ऊन, तो उल्लू में हमने जल्दी से ऊ बोल दिया तो वह ह्रस्व स्वर हो गया। और यदि हम ऊन की बात करें या ऊंट की बात करें तो हम उसमें समय लगा रहे हैं क्योंकि वह बड़ा ऊ हो गया और ह्रस्व स्वर हम जल्दी बोल पा रहे हैं, तो इसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे कि आ, ई, ऊ, ए, ओ, औ, ये दीर्घ स्वर की श्रेणी में आते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि ह्रस्व स्वर में हम जल्दी
उच्चारण कर लेते हैं अपने मुख से किसी भी शब्द का, लेकिन दीर्घ स्वर में हमें समय लगता है, जैसे कि आम, ईद, ऊंट, ऐनक। तो इसमें हमें समय लग रहा है क्योंकि हमें ज़्यादा देर तक खींचना पड़ रहा है ध्वनि को, क्योंकि ये बड़ा आ है, बड़ी ई है, बड़ा ऊ है, तो इसीलिए इसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से तिगुना समय लगता है उन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं, जैसे ओम, हे राम। अब हमने दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर पढ़ लिए। ह्रस्व स्वर आपको पता चल गया कि क्या होते हैं, जिनका उच्चारण करने में हमें ज़्यादा समय नहीं लगता, और दीर्घ स्वर क्या होते हैं, जिनमें ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है। प्लुत स्वर, अब हमें पता चल गया कि क्या होता है, ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगने वाले शब्दों को हम प्लुत स्वर कहते हैं, जैसे कि ओम, हे राम। ये हम बहुत देर तक बोलते हैं, बहुत देर तक इसका उच्चारण करते हैं, इसीलिए इसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। तो ये तो बात थी स्वर के बारे में। आइए अब स्वरों की मात्राओं के बारे में पढ़ते हैं। जब स्वरों को व्यंजनों के साथ बोला या लिखा जाता है तो इनके चिन्हों का प्रयोग होता है। ये चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। मात्रा, दिए गए चित्रों के नाम को पढ़ें। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ मात्रा। तो आइए बच्चों अब हम इन चित्रों के माध्यम से मात्रा के बारे में जानते हैं। पहले चित्र में खाट बनी हुई है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे खाट बनी हुई है और कौन सी मात्रा लगी है, आ की मात्रा लगी है, बड़े आ की मात्रा लगी हुई है। तो इसका उच्चारण करने में हमें समय लग रहा है, और अभी हमने पढ़ा था कि जिस वर्ण का उच्चारण करने में हमें समय लगे, ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगे, उसे हम कौन सा स्वर कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। तो यह दीर्घ स्वर हो गया, और यह कौन सी मात्रा हो गई जो यहाँ लगी हुई है, यह बड़े आ की मात्रा हो गई। इसी प्रकार हम हिरण के बारे में बात करते हैं। जब हम हिरण का उच्चारण कर रहे हैं, हिरण, तो हम जल्दी से उच्चारण कर रहे हैं हिरण का, तो हमने यहाँ पे कौन सी मात्रा इस्तेमाल की है, छोटी की मात्रा हमने यहाँ पे इस्तेमाल करी है, लेकिन इसका उच्चारण हम बहुत जल्दी कर रहे हैं, तो इसे हम कौन सा स्वर कहेंगे, ह्रस्व स्वर। इसी प्रकार पीली, पीली को बोलने में हमें समय लग रहा है, तो यह कौन सा स्वर हो जाएगा, यह दीर्घ स्वर हो जाएगा, क्योंकि ह्रस्व स्वर से दुगुना समय ले रहा है ये उच्चारण होने में। कौन सी मात्रा का इस्तेमाल किया है यहाँ पे हमने बड़ी ई की मात्रा का इस्तेमाल किया है, पीली, तो यह बड़ी ई हो गई, यह भी एक मात्रा है। गुलाब, छोटा ऊ, यह इस चित्र में हमने छोटे ऊ का इस्तेमाल किया है, गुलाब। इसका उच्चारण हमने जल्दी कर दिया, समय नहीं लगा हमें, तो यह कौन सा स्वर हो जाएगा, यह हो जाएगा ह्रस्व स्वर। गृह, यहाँ पे री मात्रा का इस्तेमाल हुआ है। इसी प्रकार केला, केला बोलने में हमें समय लग रहा है, तो यह दीर्घ स्वर हो जाएगा। मूली, बड़ा ऊ, बड़ा ऊ कौन सा स्वर हो जाएगा, दीर्घ स्वर, क्योंकि इसका उच्चारण करने में हमें समय लग रहा है। मोर, मोर का उच्चारण करने में भी हमें समय लग रहा है, तो यह भी दीर्घ स्वर हो जाएगा, और हमने यहाँ पे ओ मात्रा का इस्तेमाल किया है। पैसा, इसको बोलने में भी हमें समय लग रहा है, तो यह भी दीर्घ स्वर हो जाएगा, यहाँ पे हमने ए मात्रा का इस्तेमाल किया है। नौका, यहाँ पे हमने ओ मात्रा का इस्तेमाल किया है, और यहाँ पे भी हमें उच्चारण करने में समय लग रहा है, तो यह दीर्घ स्वर हो जाएगा। तो बच्चों इसी प्रकार हमने सभी चित्रों के बारे में पढ़ा। हमने यह जाना कि कौन सी मात्रा कौन से शब्द में इस्तेमाल हुई है और कौन से स्वरों का उच्चारण किया गया है। अब हम व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे।
जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है वे व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन के 3 भेद होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय श्वास मुख के विभिन्न स्थानों का स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो बच्चों, स्पर्श का क्या अर्थ होता है? स्पर्श का अर्थ होता है छूना, यानी कि जब भी कोई भी व्यंजन का उच्चारण करते समय जीभ, श्वास यानी कि जीभ हमारे मुख के विभिन्न भागों का स्पर्श करती हुई यानी कि छूते हुए निकलती है, तब हम उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य का होता है वे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इनका उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी भाग को भी पूरी तरह स्पर्श नहीं करती है। ये हैं य, र, ल, व। तो बच्चों, इसे पढ़ने के बाद में आपकी यह समझ में आ गया होगा कि स्पर्श व्यंजन में तो हम जब भी किसी भी व्यंजन का इस्तेमाल करते हैं या उच्चारण करते हैं अपने मुख से, तो वह उस वक्त हमारी जीभ हमारे मुख को, कई भागों को हमारे मुख के स्पर्श करते हुए निकलती है, यानी कि छूते हुए निकलती है, जैसे कि का, खा, गा। लेकिन यदि हम अंतस्थ व्यंजन की बात करें तो अंतस्थ व्यंजन में जीभ हमारे मुख के किसी भी भाग को पूरी तरह छूते हुए नहीं निकलती है, जैसे कि य, र, ल, व। ये हमने कितनी आसानी से एक साथ बोल दिया। इन वर्णों के उच्चारण के समय हवा के रगड़ खाने से मुख में गर्मी यानी कि ऊष्मा उत्पन्न होती है, तभी हम इसे क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अतः इन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। और ऊष्म व्यंजन है श, श, स, ह। गर्मी यानी कि जब हम इन व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो हम थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं इन्हें बोलते वक्त, यानी कि गर्मी उत्पन्न होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। इनका उच्चारण करते समय हवा के तेज गति से मुंह से रगड़ खाने के कारण गर्मी सी पैदा होती है, इसीलिए इन्हें हमने ऊष्म व्यंजन का नाम दिया हुआ है। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह पाठ ठीक से समझ में आ गया होगा। इस पाठ की जो वर्कशीट दी गई है उसे इस वीडियो को देखकर उसका अध्ययन करें। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।